नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भारत के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ पहला व्यक्ति जिसके रीढ़ में हड्डी है और वो हड्डी झुकी हुई नहीं है, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट इस बात की याद दिलाई कि भाई साहब, आप राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हो। यह संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप राष्ट्रपति को आदेशित कर सकते हो। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी ताकतें होती हैं, बहुत सारी शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर फाइनली किसी को फांसी की सजा भी दे देता है, तब भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि उसको माफ कर दे और उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ताकतें होती हैं। संविधान की किताब में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का राष्ट्राध्यक्ष है और राष्ट्रपति के पास तमाम काम होते हैं। इस देश में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति के पास कोई काम ही नहीं है। आप सोचिए कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने एक आदेश देकर के बाउंड कर दिया कि आप राज्य सरकार का कोई भी पास कानून 3 महीने के अंदर आपको उसे पास करना पड़ेगा, उस पर निर्णय लेना पड़ेगा। कितने राज्य हैं भारत में? अगर सब जगह से एक एक कानून भी चला आए उसी समय और केंद्र का कानून भी चला जाए राष्ट्रपति के पास, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास बहुत सारे वैधानिक काम होते हैं, संवैधानिक काम होते हैं, उसको करने के बाद उसके पास समय कितना बचेगा? चलिए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए 200, 250, 300, 400, 500 पेज का, कितने भी पेज का, उसका तो कोई लिमिट है नहीं। ये कानून चला जाता है राष्ट्रपति के पास। आप कह रहे हैं कि 3 महीने में आप उसको फैसला दीजिए। क्यों भैया? संविधान में कहां लिखा हुआ है? और इस बात को उठा दिया जगदीप धनखड़ जी ने। जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि आर्टिकल 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहा है। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा है, जगदीप धनखड़ जी ने जो कहा है, वह क्यों महत्वपूर्ण है। जगदीप धनखड़ जी का इतना कहना, एक और महत्वपूर्ण बात, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जो खबरों के दलाल हैं वो आर्टिकल लिख रहे हैं इस पे। करे बताइए, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्यों? टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में सब पर टिप्पणी की। राष्ट्रपति बचे हुए थे, राष्ट्रपति का पद बचा हुआ था, उस पर भी अब शुरू हो गए। तो ये आर्टिकल 142 क्या कहता है और साथ के साथ आर्टिकल 145(3) का भी जिक्र किया। सबसे पहले हम लोग जगदीप धनखड़ जी की उस बात को सुन लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन। आपने सुन लिया, साफ साफ उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून को समझना कि भैया ये जो कानून बना है वो गलत है या सही है। आप लगातार देख रहे हैं कि आर्टिकल 142 का प्रयोग तो सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा है, साथ के साथ संसद के दोनों सदनों से पास हुआ कोई कानून सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज या 5 जज बैठ करके उसकी व्याख्या करने लगते हैं कि इसमें यह गलत है, कि यह सही है, कि यह नहीं है, कि वो नहीं है। जबकि ये क्रियाकलाप बंद होना चाहिए। इस देश में सर्वोच्च संसद है। अगर कहीं कोई 2 कानून कंट्राडिक्ट कर रहा है, कहीं कोई इस तरीके की चीज है जहां पे किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करता है तो बात समझ में आती है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने का कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज लोकतंत्र में जो जनता की ताकत है वो खत्म हो जाएगी। आज तो बहुत लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा कि मोदी सरकार को सबक सिखा दिया, फलाने सरकार को सबक सिखा दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया। ये जितने फर्जी आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं, इन लोगों से एक सवाल है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगर इस देश की संसद में बैठ करके कानून बनाए, हजारों लाखों लोगों से पूछ करके कानून बनाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जज 5 जज बैठे और कह दें कि नहीं भैया ये ठीक नहीं है। क्यों? उसका आधार क्या होना चाहिए? क्या आप हर जगह हर समय 145(3) और 142 का आड़ लेकर के बच जाएंगे? और मजे की बात क्या है, कोई सवाल नहीं उठाता क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। आप इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं जिसको 5 साल में चुनती है जनता।
आप मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछ सकते हैं, आप वकील से सवाल पूछ सकते हैं, आप सबसे सवाल पूछ सकते हैं। आप सवाल नहीं पूछ सकते किससे? तो इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जज साहब आपको कहेंगे चलो कटघरे में आओ, तुमने सवाल कैसे कर दिया। अब जगदीप धनखड़ साहब ने यही बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि इस देश में 3 लोगों के पास ही एक तरीके का वीटो है। खासकर उन्होंने 2 लोगों का जिक्र किया, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास, जिनको अभियोजन में बहुत सारी छूट मिली हुई है। लेकिन ये छूट तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर और हाई कोर्ट अपने ऊपर अप्लाई करने लगे कि नहीं हमको भी मिली हुई है। और केस का जिक्र किया उन्होंने, किसका? उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के केस का जिक्र किया कि जिसके घर बोरे में जले हुए नोट मिले, एफआईआर तक नहीं हुई। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को यह काम तो करना चाहिए कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दे। नोट तो जला था ना, इम्यूनिटी की बात छोड़ दीजिए, आप नहीं कराया आपने जज के ऊपर एफआईआर, उसको भी छोड़ दीजिए। भारत की संपत्ति को जलाया गया था, भारत की संपत्ति को। नोट जो आपके जेब में भी है वो भी भारत की संपत्ति, उस पर लिखा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता है। आप नोट जला नहीं सकते, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया। तो जुडिशरी को इस पे जवाब तो देना चाहिए ना। अच्छा, संविधान में यह कहां लिखा हुआ है कि किसी जज साहब के ऊपर कोई क्रिमिनल केस बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी 3 जजों की या 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बना देगी और वो जांच करेगी। फिर इस देश में सीबीआई, ईडी, पुलिस, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जिनके पास इसको करने का राइट है, साथ के साथ इनको करने का एक्सपीरियंस है, उनका क्या काम है? उनका क्या काम है? इस पे कोई मतलब नहीं। आप कार्रवाई करते, जज को हटाते या नहीं हटाते, सिंपल एफआईआर तो होनी चाहिए थी। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने लोग इस पे चोट चला रहे हैं, इसमें से कोई यह नहीं कह पा रहा है कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस देश के कानून का पता नहीं, संविधान का पता नहीं। क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी 30 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किए हैं और एक रिनाउंड वकील रहे हैं। तो लॉ नहीं पढ़ा सकता उनको कोई। तो यही कह रहा है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है। गजब हाल है भाई। चलिए, जो आर.एन. रवि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उनके केस में और तमिलनाडु की जो सरकार है डीएमके, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने तक राज्यपाल को बाउंड कर दिया। और ठीक है, चलिए ठीक है, आपने राज्यपाल को एक तरीके से कर दिया, कोई उसमें समस्या नहीं। लेकिन आप राष्ट्रपति तक पहुंच गए, वो भी 2 जज बैठ करके। क्यों? यह सवाल उठना लाजमी है और यह सवाल उठता भी रहना चाहिए। कैसे कोई डिसाइड कर सकता है राष्ट्रपति को कि आपको क्या करना चाहिए? आज इस मसले में हुआ है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं 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 काम ठीक किया, कल किसी और मसले में होगा। हो सकता है कि आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए इस देश की सेना को कोई कार्रवाई करने से रोक दिया जाए। हो सकता है कि कल के लिए कुछ और सुप्रीम कोर्ट 142 का प्रयोग करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री को हटाने का ऑर्डर दे दे। हो सकता है 142 का प्रयोग करते हुए किसी राज्य को स्वायत्त होने का ऑर्डर दे दे। मसला यही नहीं रुक जाता है ना। अगर ये चलन या प्रचलन नहीं रुकेगा तो ये बात कहां तक जाएगी, इसका अंदाजा नहीं है लोगों को अभी। इसी बात को जगदीप धनखड़ जी ने कह दिया तो बहुत लोगों को मिर्ची लग गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चलिए, कोई तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिसके रीढ़ में हड्डी है और हड्डी झुकी नहीं, और उसने आंख में आंख डाल करके इस बात को कहने का साहस किया और सार्वजनिक कहने का साहस किया। क्या कहा राष्ट्रपति जी ने? हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है, हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना पड़ेगा। यह कोई समीक्षा दायर करने या न करने का सवाल नहीं है। हमें इस दिन के लिए लोकतंत्र का सौदा नहीं किया था। जवाब देना चाहिए ना। अच्छा, अनुच्छेद 142 क्या है? जैसे अभी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए, उसके पावर का प्रयोग करते हुए, एक बच्चा जो गरीब था, वो फीस नहीं भर पाया था, इसलिए उसका एडमिशन नहीं हो पाया था, 1 सीट बढ़ाने का आदेश दे दिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज को। बोला कि 1 सीट बढ़ाइए आप इस बच्चे की और इसको एडमिशन दीजिए। चलिए ठीक है, यहां 142 यूज हुआ, ठीक है, उसका फायदा भी है बहुत जगह, लेकिन कहीं पे भी यूज कर देना ये सही नहीं है। अच्छा, इसको कहा क्या जाता है? पूर्ण रूप से न्याय करना। 142 का उद्देश्य है पूर्ण रूप से किसी के साथ न्याय करना।
और इसके ये पावर है, लेकिन यह पावर किसी कानून को खत्म करने और किसी कानून को बनाने का नहीं है, न्याय का है। आप तो यहां बिना लेजिस्लेटर के कानून बनाने पर उतर आए 142 का प्रयोग करके। वे कानूनी बन गया ना कि नहीं नहीं भाई 3 महीने में आपको देना पड़ेगा। अब तक तो समय सीमा नहीं थी राष्ट्रपति के पास। अन्ना माने तो क्या कर लेंगे आप राष्ट्रपति का? फिर वही क्लेश होगा देश के अंदर। देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विद्रोह पैदा होगा। वह रक्षक कौन है? इस देश के समस्त संस्थाओं का रक्षक कौन है? राष्ट्रपति। आप उसी को निर्देशित कर रहे हो। गजब हाल है भाई। सुपर संसद ना बने सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को नहीं दे सकते आदेश। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 1 महीने हो गए, कैश वाले जज पर एफआईआर तक नहीं हुई। जवाब दीजिए ना। पूरा देश पूछ रहा है कि कैश वाले जज पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। साफ साफ सबूत है सामने, उसके बाद भी लीपापोती मचा दी गई उस पर। 15 तारीख को पता था, 19 तारीख को जब अखबार लिखता है तब आपको पता चलता है कि इस देश में ऐसा कांड हुआ, और जबकि 15 तारीख से इस देश की सुप्रीम कोर्ट को पता है। जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सलाह पर आपत्ति जताई, जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध है। न्यूक्लियर मिसाइल बन गया, जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र का फिर मतलब क्या है? जज साहब लोगों को पूरा दे दो, देश में चुनाव पुनाव बंद कराओ, ये भाजपा सपा बसपा फलानवा पार्टी ढिकनवा पार्टी बंद करो, 2-4-10 और जज नियुक्त कर दो सुप्रीम कोर्ट में, वो सारा कुछ देख लेंगे। संविधान उनको पता है, लॉ उनको पता है, व्याख्या उनको पता है। क्या मतलब है इस देश में लोकतंत्र का भाई साहब? फिर जनता से चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है? क्यों लोग सरकार चुनते हैं कि देखो भैया ये सरकार में ये चीज कानून ठीक है, दूसरी सरकार आएगी तो इस कानून को बनाएगी, ये सुविधाएं देगी, इस तरीके का शासन चलाएगी, इस तरीके का प्रशासन चलाएगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं नहीं नहीं हम सुनेंगे साहब, हम बताएंगे कि कैसे होगा। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तो क्या हुआ, हम तो सुनेंगे ही सुनेंगे। और वहीं हिंदू पक्ष जब जाता है सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त बोर्ड को लेकर के, तब आप कहते हैं आप हाईकोर्ट चले जाइए। तो यह दोहरा मापदंड बंद होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। संस्थाएं पारदर्शिता से ही मजबूत होंगी, जांच से नहीं डरना चाहिए। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन में छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। कह रहे हैं राष्ट्रपति साहब, क्यों नहीं जांच का सामना करना चाहिए? जो भी इलीगल है, जिसपे भी एफआईआर होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए। अगर इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट मिली हो तो इसके अलावा जो भी है सब आने चाहिए इसके दायरे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए अपना नियम बना रखा है, और आप बोलिए मत, सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा, कंटेम्प्ट को आप कोर्ट लग जाएगा आपके ऊपर। और फिर बात करते हैं लोकतंत्र की, अभिव्यक्ति की आजादी की। अच्छा, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। यह बात तो हम भी कह रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर आज जाली नोटों से मिलने के बाद भी अब तक एफआईआर नहीं हुई। क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह मामला किसी आम आदमी के घर होता तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोगों के बीच में असमंजस पैदा है कि यह न्यायपालिका किस तरीके का न्याय कर रही है। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। आर्टिकल 142 को लेकर के जुडिशरी में बचे। अच्छा, इसको लेकर के 1998 में भी एक बहस छिड़ी थी, उस केस का भी हवाला दे देता हूं आपको। 1998 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मामले में 5 जजों की बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 142 किसी मामले में लागू मौजूदा कानून को बदल नहीं सकता है। किसी मामले में लागू मौजूदा कानून को आर्टिकल 142 बदल नहीं सकता। ये कोई और नहीं कह रहा। 5 जजों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट की कही है, तो आपने तो बदल दिया कानून भाई साहब। वो भी 2 जज, जस्टिस पारदीवाला और एक और जज बैठ के। 2000 के दशक में भी ऐसा देखने को मिला। 2006 में स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी मामले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत कोई राहत नहीं देगा जिससे गैर कानूनी काम हो।
राष्ट्रपति को आदेश देना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह देंगे, इससे नहीं ये चीजें साबित हो जाएंगी कि नहीं ये ठीक है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद ही। अच्छा, 1950 से लेकर के 2023 के बीच में 1579 मामलों में अनुच्छेद 142 या पूरी तरह न्याय शब्द का उल्लेख किया गया, जिसमें से ज्यादातर दीवानी के मामले थे। स्टडी में अभी पाया गया कि कोर्ट ने केवल 791 मामलों में अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। और आजकल तो एकदम भरमार हो गई है, जो यह 142 लगा दो, अब तो हमारे पास पावर है, हम तो इस पावर के तहत कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि अब बहुत सारे लोग कहेंगे मोदी सरकार क्या करे, फलाना क्या करे, ढिकाना क्या करे। भैया इमरजेंसी लगा दें, नहीं मानने को तैयार हैं तो। अब तो यही लग रहा है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा काम कर दें कि इनका जो तीसरा कार्यकाल है वो पूरी तरीके से दूषित हो जाए, जिस तरीके से इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का कार्य दूषित हुआ था। इस कृत्य से तो यही लगता है कि कुछ ऐसा फैसला आउट ऑफ द टर्न हो जाए जिससे यह समस्या उत्पन्न हो जाए और हमेशा के लिए गाने के लिए हो जाए कि देखो मोदी तो हिटलर था, मोदी तो ऐसा था, मोदी तो ऐसा था, मोदी ने तो ये किया, मोदी ने तो वो किया। क्योंकि कांग्रेस को इमरजेंसी अभी भी परेशान करती है। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं, आप इस बात को कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको कंट्रीब्यूट और डोनेट करना है तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप उसके थ्रू कंट्रीब्यूट डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।